जय हिंद। 12th क्लास। चलिए फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। नाम है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, इस चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे अपन इसमें। चलिए देखिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, वैज्ञानिक थे हाइगेंस, उन्होंने दिया था। चलिए सुनिए क्या होता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है क्या, सुन लीजिए। यहाँ पर वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है, और एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया या एक सिद्धांत प्रदान किया जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है या गमन करता है, और एक सिद्धांत प्रदान किया जिसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहा जाता है या हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। कुछ पॉइंट दिए हैं, कुछ अवधारणाएं बताई इन्होंने अपनी। क्या क्या बताया है वो लिखेंगे यहाँ पर। फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले तो इतना लिख देंगे इसमें हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में कि वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, या अपने शब्दों में जैसे चाहो वैसा लिख सकते हो। इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब पॉइंट सुनिए क्या क्या बताया। पहला पॉइंट उन्होंने बताया इस सिद्धांत में, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश तरंगें किसी वस्तु से परावर्तित होकर, परावर्तन की घटना होगी यानी जाएंगी और उस वस्तु से टकराकर वापस आएंगी, यही होता है परावर्तन। तो फिर से सुन लीजिए, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश तरंगें जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख की रेटिना से टकराती हैं तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। फुल स्टॉप। फिर से सुन लीजिए इनका पहला पॉइंट, पहला बिंदु, पहली अवधारणा इनकी। इन्होंने बताया, पहले पॉइंट में लिखेंगे कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है या गमन करता है, और प्रकाश तरंगें किसी वस्तु से परावर्तित होकर जब हमारी आँख की रेटिना से टकराती हैं तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट इनका। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी माध्यम नहीं होगा तो ये प्रकाश नहीं जा पाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने बता दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समांगी माध्यम ईथर विद्यमान है। एक समांगी माध्यम जिसको इन्होंने नाम दिया क्या, ईथर, विद्यमान है। और इन्होंने बताया कि ईथर की प्रत्यास्थता बहुत अधिक और घनत्व बहुत कम होता है, और इसमें प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पता है हमें पहले से ही। ठीक है, फिर से सुन लीजिए दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट कहता है इनका कि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समांगी माध्यम ईथर विद्यमान है। ईथर की प्रत्यास्थता बहुत अधिक और घनत्व बहुत कम होता है, और इसमें प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए दूसरा पॉइंट, या पहला और दूसरा दोनों एक साथ सुन लीजिए। पहला पॉइंट इनका कहता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश तरंगें किसी वस्तु से परावर्तित होकर जब हमारी आँख की रेटिना से टकराती हैं तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। फुल स्टॉप। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समांगी माध्यम ईथर विद्यमान है। इसमें ईथर की प्रत्यास्थता बहुत अधिक और घनत्व बहुत कम होता है, और इसमें प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पता ही हमें। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने वो सुन लीजिए। इन्होंने बताया
जितनी भी प्रकाश तरंगे होती हैं, लाल रंग की हो, नीले रंग की है, कैसे भी जो भी प्रकाश तरंगे हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य का मान अलग अलग होता है, इसलिए हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। लाल रंग की प्रकाश की तरंग अलग, उसकी तरंग दैर्ध्य और कुछ दूसरी होती है, बैंगनी रंग की अलग होती है तरंग दैर्ध्य। ऐसे ही विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, इसलिए हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए तीसरा पॉइंट, अलग अलग प्रकाश तरंगों की या विभिन्न प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मान अलग अलग होता है, जिससे हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया इनका। तीसरे के बाद चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं इनमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। प्रकाश तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, चौथे के बाद पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया, हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, लेकिन बाद में प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि कैसी होती, अनुप्रस्थ। यानी इन्होंने जो बता दिया था वो गलत था। तो प्रकाश लिखेंगे हम यही कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लेकिन बाद में प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होती हैं। फुल स्टॉप। और अनुदैर्ध्य का मतलब तो आप समझते ही होंगे, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के समांतर गति करते हैं, अनुप्रस्थ जिसमें माध्यम के कण तरंग जिस तरफ जा रही है उसकी लंबवत कंपन करते हैं। कैसे? लंबवत चलती है। ठीक है, ये होती है, देखो ये है अनुप्रस्थ, ये क्या है, अनुप्रस्थ। और ये मान लो इस दिशा में जा रही है और ऐसे ऐसे चलें इसी में, ये जैसे स्प्रिंग देखी ना, वो होती है अनुदैर्ध्य। ये है अनुदैर्ध्य तरंग और ये है अनुप्रस्थ तरंग। या ऐसा ना बनाकर ऐसा बना सकते हैं, ये क्योंकि एक भाग इसका ऊपर जाता है, एक भाग नीचे आता है। देखो जा रहा है ना, एक भाग ऊपर दूसरा भाग नीचे, एक भाग ऊपर दूसरा भाग नीचे। ठीक है, जैसे पानी के अंदर मछली जो चलती है वो बिल्कुल सीधी चलती है, ऐसी पानी के अंदर मछली ऐसी ऐसी तो चलती नहीं है, ऐसी ऐसी। ठीक है ना, तो वो मछली की जो पानी के अंदर गति है वो कैसी है, अनुदैर्ध्य। या अपन जो सड़क पर अपन नहीं, कोई गाड़ी वगैरह सड़क पर चलती है वो कैसी है, अनुदैर्ध्य, क्योंकि गाड़ी तो ऐसी जा रही ना सीधी, गाड़ी ऐसी ऐसी तो चलती नहीं, सड़क पर नहीं चलती ना। लेकिन हम लोग जो चलते हैं वो होती है अनुप्रस्थ गति। कैसी गति, अनुप्रस्थ। या मेढक उछलता है एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। ठीक है, तो ये थी हमारे पास हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, एक बार फिर से सुन लीजिए। वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं, डैश लगा के छोड़ेंगे। पहला पॉइंट, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश तरंगें जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना से टकराती हैं तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समांगी माध्यम ईथर विद्यमान है। ईथर की प्रत्यास्थता बहुत अधिक और घनत्व बहुत कम होता है और इसमें प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अलग अलग प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मान अलग अलग होता है जिससे हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण का गुण व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, ध्रुवण का भी पाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, प्रकाश तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। बाद में प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होती हैं। फुल स्टॉप। तो ये था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिए, पूछ लिया जाता है ये एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक तरंगाग्र पढ़ेंगे अपन। तरंगाग्र नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तरंगाग्र कि तरंगाग्र क्या होता है। सुनिए, प्रकाश के तरंगों से ही जुड़ा हुआ है तरंगाग्र, नाम सही तरंगों से ही बनेगा तरंगाग्र। तरंगाग्र।
ठीक है, तरंगाग्र। चलिए सुनिए क्या होता है तरंगाग्र, इसके बारे में सुन लीजिए। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें चलती है, तो हमें पता है अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, माध्यम के कण गति करेंगे लंबवत दिशाओं में और क्षैतिज सभी दिशाओं में वो तो कंपन करेंगे या गति करेंगे। चलिए फिर से सुन लीजिए क्या है तरंगाग्र। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें चलती हैं तो माध्यम के कण अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं, बीच की स्थिति के दोनों ओर। आगे मान लो ऊपर जा रही है तो ऊपर नीचे ऐसी जा रही है तरंग, तो ऊपर भी कंपन करेंगे नीचे भी, जैसे मान लो इधर जा रही है, ये तरंग जा रही है, हमें पता है अनुप्रस्थ तरंगे हैं प्रकाश तरंगे, तो इसमें जो भी माध्यम के कण होंगे वो ऐसे कंपन करेंगे, इस तरीके से कंपन कर रहे होंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए तरंगाग्र। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें चलती हैं तो माध्यम के कण अपनी मध्यमान स्थिति मतलब बीच की स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। और जो कण प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर होते हैं, जो कण प्रकाश स्रोत से कैसी समान दूरी पर होते हैं, वो समान कला में कंपन करते हैं, एक जैसे कंपन करते हैं। अतः किसी समय समान कला में कंपन करने वालों कणों का जो पृष्ठ होता है वो कहलाता है तरंगाग्र। इससे समझ में नहीं आएगा, इससे सिर्फ इतना समझ लो अभी। अब देखो, मैं यहाँ पर मान लो कोई प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश तरंगें निकल रही हैं, कोई प्रकाश स्रोत है, टॉर्च वगैरह, बल्ब वगैरह, जिससे भी लाइट निकलती है वो सभी प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा सब प्रकाश स्रोत हैं। ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलेंगी ऐसे 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 ऐसे, ये निकलेंगी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें, ऐसी और भी निकलेगी, बहुत सारी निकलेंगी प्रकाश स्रोत से। फिर से सुन लीजिए तो तरंगाग्र की परिभाषा। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं तो माध्यम के कण अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। मान लो ये प्रकाश तरंगे इधर भी कंपन कर रहे होंगे, इधर भी कंपन कर रहे होंगे, ऐसे इधर भी कंपन कर रहे होंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह कंपन कर रहे होंगे। और जो कण प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर होते हैं वो समान कला में कंपन करते हैं। अब देखो समान प्रकाश स्रोत से समान दूरी कैसे लें। अगर अपन प्रकार लाएं, प्रकार की नोक यहाँ पर रखें और पेंसिल से ऐसा एक गोल बना दें, देखो तो ये एक वृत्त बन गया, या एक अभी मान लो गोला बन गया हमारे पास ये। तो देखो हमें पता है गोले की चाहे कितनी त्रिज्या खींचते हैं सभी की दूरी बराबर होती है, यानी इससे इसकी दूरी जितनी होगी, यहाँ से इतनी भी दूरी, ये देखिए सभी दूरियां प्रकाश स्रोत से बराबर है। नाम दे दे कुछ भी, A, B, C, D, E, F, G, H, कुछ भी नाम दे दिया। और ये हमारा प्रकाश स्रोत है जिसको अपन ने नाम दिया S। क्या नाम दिया इसको? S हमारा प्रकाश स्रोत है। चलिए परिभाषा सुनिए। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं तो माध्यम के कण अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर, बीच की स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। और जो कण प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर होते हैं वे समान कला में कंपन करते हैं, बिल्कुल एक जैसे। अतः किसी समय समान कला में कंपन करने वाले कणों का जो पृष्ठ होता है, ये जो पृष्ठ बनेगा, सतह बनेगी, वो कहलाता है तरंगाग्र। वो क्या कहलाता है? तरंगाग्र। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं तो माध्यम के कण अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। और जो कण प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर होते हैं वे समान कला में कंपन करते हैं। अतः किसी समय समान कला में कंपन करने वाले कणों का पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए तरंगाग्र की परिभाषा। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं तो माध्यम के कण अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। और जो कण प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर होते हैं वे समान कला में कंपन करते हैं। अतः किसी समय समान कला में कंपन करने वाले कणों का पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। फुल स्टॉप। तो ये होगी तरंगाग्र की परिभाषा।
अब बात कर लेते हैं तरंगाग्र के प्रकार के। हेडिंग डालेंगे तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र के प्रकार, तो पहला प्रकार है हमारे पास जो चित्र में बनाया हुआ है, जिसका नाम है गोलाकार तरंगाग्र। तरंगाग्र ऐसा लिख दें, तरंगाग्र, है ना, गोलाकार तरंगाग्र। चलिए सुनिए, ये रहा गोलाकारी तरंगाग्र बना दिया था, ऐसे ही समझाई थी मैंने तरंगाग्र की परिभाषा। तरंगाग्र, गोलाकार तरंगाग्र। गोलाकार तरंगाग्र की परिभाषा सुन लीजिए। इसमें प्रकाश स्रोत बिंदुनुमा होता है, गोले जैसा दिखाई देता कि। तो जब बिंदुनुमा प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र समीप में रहता है, पास में बनता है, तब उसे कहते हैं गोलाकार तरंगाग्र। फिर से सुन लीजिए गोलाकार तरंगाग्र की परिभाषा। जब बिंदुनुमा प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र समीप में रहता है, तब बनने वाले तरंगाग्र को गोलाकार तरंगाग्र कहते हैं। एग्जाम्पल में, उदाहरण में लिख देंगे, विद्युत बल्ब से निर्मित तरंगाग्र। हमारा जो बल्ब होता है वो लगभग गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। और अगर गोलाकार बल्ब अंधेरे में या रात में कहीं दूर जल रहा हो, तो हमें जब अपन देखते हैं उस बल्ब को, तो उस बल्ब के चारों ओर उस प्रकाश का धब्बा दिखाई देता है। वो ही धब्बा होता है तरंगाग्र। उस धब्बे को क्या कहते हैं अपन? तरंगाग्र। प्रकाश का जो धब्बा बनता है उसके पास, उस धब्बे को क्या बोलते हैं अपन? तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए गोलाकार तरंगाग्र। जब बिंदुनुमा प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र समीप में बनता है, तो उसे गोलाकार तरंगाग्र कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख देंगे विद्युत बल्ब से निर्मित तरंगाग्र। ठीक है, और ये चित्र बना देंगे। नाम जो आप देना चाहो वो नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हो गया ये गोलाकार तरंगाग्र। दूसरा होता है हमारे पास बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। चलिए सुनिए, तो बेलनाकार तरंगाग्र कैसे बनेगा? कोई बेलन के आकार का प्रकाश स्रोत हो, बेलन के आकार, या जिससे कहते हैं सरल रेखीय एक रेखा, जैसे ट्यूबलाइट जो होती है, ट्यूबलाइट बिल्कुल लंबी होती और गोल गोल भी होती, बेलन के आकार की होती है। तो उससे निर्मित जो तरंगाग्र होगा वो होगा बेलनाकार तरंगाग्र। देखो कुछ इस तरीके का बना लें। ये देखिए, ऊपर भी एक वृत्त बनता है, नीचे भी एक वृत्त बनता है, ये बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, ये इससे प्रकाश तरंगें निकल रही हैं। इससे क्या निकल रही है? ये प्रकाश तरंगें। ये प्रकाश तरंगें निकल रही हैं। थोड़ा ऊपर बना लेना इसको। ये इधर भी निकल रही होंगी। ये नाम दे दो कुछ भी इनको। तो ये होगा बेलनाकार तरंगाग्र। कुछ भी नाम दे दे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इनको नाम देना चाहो दे दो, नहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कैसा तरंगाग्र? हमारा बेलनाकार तरंगाग्र। यानी परिभाषा बनी बेलनाकार तरंगाग्र की, जब एक सरल रेखीय प्रकाश स्रोत से, जब एक सरल रेखीय प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र समीप में रहता है, पास में ही बनता है ट्यूबलाइट के, तो पास में, ट्यूबलाइट के पास ही धब्बा टाइप का दिखाई देता है, दूर से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो जब सरल रेखीय प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र समीप में रहता है या पास में बनता है, तो उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल में लिख देंगे जैसे ट्यूबलाइट से निर्मित तरंगाग्र। कौन सा? ट्यूबलाइट से निर्मित तरंगाग्र। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेलनाकार तरंगाग्र। और पहला था हमारे पास गोलाकार। गोलाकार तरंगाग्र कब बनेगा? जब प्रकाश स्रोत बिंदुनुमा होगा, जैसे बल्ब जैसा, तब बनेगा उससे कौन सा? गोलाकार। और दूसरा क्या होता है? बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र कब बनता है? जब प्रकाश स्रोत सरल रेखीय होता है। कैसा होता है? सरल रेखीय, रेखा जैसा है, जैसे ट्यूबलाइट। एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे इसके? ट्यूबलाइट से निर्मित तरंगाग्र। ठीक है, तो ये हैं हमारे पास तरंगाग्र के यहाँ पर दो प्रकार, एक था गोलाकार और दूसरा था हमारे पास बेलनाकार। ठीक, चलिए,
तो ये आप लोग इस परिभाषाओं को अच्छी तरीके से पढ़ना, ध्यान देना है यहाँ पर दोनों परिभाषाओं को। गोलाकार, बेलनाकार, एक और होता है अच्छा, जिसे कहते हैं समतल तरंगाग्र। तीसरा और देख लो, नहीं निकल जाता अभी ये दिमाग से। समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र कब होता है, कब बनेगा? जब प्रकाश स्रोत बहुत दूरी पर होता है या अनंत पर स्थित होता है, तो उससे निर्मित तरंगाग्र को कहते हैं समतल तरंगाग्र। एग्जाम्पल के लिए सूर्य से निर्मित तरंगाग्र या चंद्रमा से निर्मित तरंगाग्र, बहुत दूर है ये स्थित, ठीक है। तो जब प्रकाश स्रोत बहुत दूरी पर स्थित होता है तो उससे निर्मित तरंगाग्र को कहते हैं समतल तरंगाग्र। जैसे ये ऐसा, ये है समतल एक तरंगाग्र का एग्जाम्पल। नाम दे दो बच्चे, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जब प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर या अनंत पर स्थित होता है तब उससे निर्मित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे? सूर्य से निर्मित तरंगाग्र। तो ये हो गए हमारे पास इस वीडियो में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ लिया और अपन ने तरंगाग्र पढ़ लिया। इतना आप पढ़ो अच्छी तरीके से, इसको याद करो। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।